बनाने वाला जब सब कुछ बना रहा था तो उसने देखा कि ये जो अर्थ है ना, इसके ऊपर हमें थोड़ी किसी चीज की कमी लग रही है। हो सकता है ये क्या हो सकता है, ये फायर हो सकती है। अरे अगर फायर डाल दी तो लोग रहेंगे कहाँ पे। फिर वो सोचता है कि अगर हमने इसके ऊपर आइस डाल दी तो लोग ठंड में भी नहीं रह पाएंगे। तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं ना जो इन दोनों के बीच का हो और सब लोगों के काम का भी हो। तो उसने बना दिया वाटर को। अब वाटर जो है वो उसने सोचा कि चलो ठीक है, अर्थ के ऊपर डालना है। अब उसने अर्थ के ऊपर वाटर डाल दिया। अब जो ऊपर वाला था वो तो सब कुछ देता है क्या, छप्पड़ फाड़ के। तो उसको पानी तो देना था एक क्वांटिटी में। उसने इतना पानी डाला अर्थ के ऊपर, इतना पानी डाल दिया कि आज हमारे अर्थ का सरफेस 3/4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ कवर हो रखा है वाटर से। फिर हमारे आते हैं सिलेबस बनाने वाले। सिलेबस बनाने वाले बड़े ही चतुर थे। उन्होंने देखा कि अगर हमारे अर्थ के ऊपर इतना पानी है तो हमारे कोर्स के अंदर भी तो पानी 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 होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि हमारे सिलेबस के अंदर ज्योग्राफी क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर डाल दिया जिसका नाम था वाटर रिसोर्सेस। अब ये वाटर रिसोर्सेस का जो चैप्टर है वो हमें बताता है कि किस तरीके से हम वाटर स्कैर्सिटी को समझ सकते हैं, साथ ही हम किस तरीके से वाटर स्कैर्सिटी से फाइट करने के लिए वाटर को कंजर्व करेंगे, साथ ही हम कैसे वाटर हार्वेस्ट करने के मेथड्स को समझ पाएंगे। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए उसने चैप्टर बना दिया वाटर रिसोर्स। तो आगे देखते हैं। बनाने वाले ने 3/4 सरफेस को कवर तो कर दिया था पानी से, पर ये जो पानी था ये हमारे यूज के लिए नहीं था। इसमें से एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है जो हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर। अब ये जो फ्रेश वाटर होता है ना, ये भी बार बार रिन्यू होता रहता है, नया नया तरीके से बार बार, एकदम है ना कि लो में आ गया लो में आ गया ऐसे करके वो आता रहता है। बार बार रिन्यू और रिचार्ज होता रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कारण। तो अब ऐसे में ये फ्रेश वाटर हमें देखने को कहाँ मिलेगा। फ्रेश वाटर जो है वो हमें देखने को मिलता है रिवर्स के अंदर, हमें देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर के अंदर, मतलब जो हमारा ग्राउंड है उसके नीचे हमें देखने को ये मिलता है। तो चलो ठीक है, पर फिर भी आज हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। पानी जो था, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से बार बार रिन्यू हो सकता है और 3/4 सरफेस पानी से ही भर रखा है, उसके बावजूद भी आज भी हमारी कई सारी ऐसी कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर रही है। तो क्वेश्चन आता है, तो फिर अब क्या करें, किस तरीके से हम इससे डील कर सकते हैं। तो इसी को देखते हैं हम 3 टॉपिक्स के अंदर जो हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कैर्सिटी को समझेंगे, इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो वाटर को कंजर्व और मैनेज करने के लिए सेकंड टॉपिक आता है हमारे सामने मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और इसको जब हम पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी, तो उस कमी को पूरा कर दिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग ने। अब ये कमी क्या थी वो हम जब इस टॉपिक में स्विच करेंगे ना तब हम आगे देख लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इस अर्थ के ऊपर पानी ही पानी है, पर सारा पानी यूजफुल नहीं है। हम देखते हैं कि 97.5% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, और सॉल्ट वाटर हमारे यूज के लिए नहीं बना है, हमारे यूज के लिए बना है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.5%। अब इस 2.5% के अंदर से भी हम ये देखते हैं, बनाने वाले ने ऐसा मजाक किया कि 1.717% या फिर मैं कह दूं अप्रोक्स 70% जो पानी है वो हमें ग्लेशियर्स के अंदर देखने को मिलता है। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका नाम सुना होगा ना इन जगहों का, वहां पे ग्लेशियर्स बन रखे हैं, उसमें ये वाटर स्टोर हो रखा है। अब हम बात करते हैं बाकी की, तो बाकी का जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ग्राउंड के अंदर, या हम कह सकते हैं रिवर्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो अगर कोई बच्चा लेकर आता है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, तो हमें भी बता देना भाई कमेंट सेक्शन में आके कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या आपने वहां पे ये ग्लेशियर्स वगैरह देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो देख लो, मैं आपके लिए ग्लेशियर्स में खुद गया था, देखो यहाँ पे मैं खुद गया था और फिर वहां से आपके लिए फोटो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा ज्योग्राफी जो है ना वो भी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर चलता है कि देखो कुछ ना कुछ फैक्ट्स और फिगर्स तो होने ही चाहिए। तो बिना फैक्ट्स के हम आगे बढ़ नहीं सकते थे, तो हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बातें कर लेते हैं। क्या आपको पता है कि जो इंडिया है ना, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो ग्लोबल रेन का 4% हर साल रिसीव करता है। ग्लोबल रेन का कितना, 4% हम रिसीव करते हैं। अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम की हर साल में एक व्यक्ति कितना वाटर अवेलेबल कर पाता है उसकी बात करें तो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर 133 रन के ऊपर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम के हिसाब से हमें
दिखता है। और अगर हम एक प्रेडिक्शन की बात करें कि इतना हम यूज करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं वाटर को, कि ऐसा कहा गया कि इंडिया के अंदर 2025 तक कई सारे ऐसे एरियाज होंगे जहां पे पानी बचेगा ही नहीं, वो एक्यूट शॉर्टेज को देख रहे होंगे, सामना कर रहे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं एक्यूट शॉर्टेज, या फिर हम कह रहे थे जिसे वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी के लिए हमारे सामने टॉपिक आ गया है, वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो कहानी और टॉपिक का नाम बहुत भारी है गब्बर, पर हम देख रहे हैं क्या, वाटर स्कैरसिटी। तो पहले इससे डील कर लेते हैं कि वाटर स्कैरसिटी क्या होता है। अब वाटर स्कैरसिटी क्या है, तो चलो देखते हैं। वाटर स्कैरसिटी अगर जनरल टर्म्स में बात की जाए, मतलब होता है वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज कब होगी, जब वाटर की डिमांड ज्यादा होगी और वाटर की सप्लाई कम होगी। तो जितना पानी बचा है उतना तो पी लो, कल को मिले ना मिले। तो हम देखते हैं कि वाटर स्कैरसिटी मतलब डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। तो चलो ये तो हमें समझ में आ गया। पर वाटर स्कैरसिटी का अगर कोई कारण ढूंढा जाए तो कोई भी बच्चा कह देगा सर इस साल बारिश नहीं आई थी इसलिए पानी की कमी होगी। जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान के साइड में, राजस्थान का जो डेजर्ट इलाका होता है वहां पे आप देखते हो कि कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो है ना, माताएं बहनें अपने सर के ऊपर ऐसे है ना बड़े बड़े मटकाज वगैरह कैरी करते हैं, बहुत दूर दूर तक जाके वो पानी लेकर आते हैं। तो ऐसे में हमें यह ध्यान पड़ा कि हाँ, वाटर स्कैरसिटी इसलिए होती है क्योंकि है ना रेन नहीं हो रही है अच्छे से, और अगर रेन होती भी है तो बहुत कम होती है। तो ये कारण तो हमारा नेचुरली है, इसमें हमारा क्या रोल है? अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप ह्यूमन हो और ह्यूमन ने पूरे अर्थ की कर रखी है, पूरी है ना अर्थ की बैंड बारात बजा रखी है। कैसे बजा रखी है तो वो हम देख लेते हैं। हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, कुछ ऐसी है, तो हमारी एक्टिविटीज के कारण हमने क्या किया है ना, वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर हमने करना शुरू कर दिया है। जहां पे हम एक गिलास पानी की हमें जरूरत होती थी, वहां पे हम लेट सपोज ऐसा कर सकते हैं, होलियों के अंदर हमारा ये सीन हमें देखने को मिलता है, हर गली चौराहे के अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलती है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, एक्सेसिव यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जब हमारी जरूरत है हम उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, एक्सेसिवली उसका यूज कर रहे हैं। साथ ही अब ये जो गरीब और अमीर के बीच में जो हमने खाई पैदा करी है ना, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गरीब हमें देखने को मिलते हैं, पुअर सोसाइटी देखने को मिलती है, साथ ही रिच सोसाइटी भी हमें देखने को मिलती है, उनके बीच में अनइक्वल एक्सेस हो जाता है वाटर का। अब अनइक्वल एक्सेस कैसे होता है? जिसके पास भाई पैसा है ना वो कुछ भी खरीद सकता है। अब इस वाटर स्कैरसिटी को समझाने के लिए एक दीदी का नाम आता है जिनका नाम था फाल्कन मार्क। अब ये फाल्कन मार्क कौन थे? तो फाल्कन मार्क ये थे। अब फाल्कन मार्क ने बोला कि हम वाटर स्कैरसिटी को अगर टर्म्स में देखना चाहें तो वाटर स्कैरसिटी तब होगी, वाटर अकर्स ओनली व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी बिटवीन 1000 टू 16 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। पर पर्सन को पर ईयर के अंदर अगर 1000 से लेके 1600 क्यूबिक मीटर तक का पानी मिलता है ना, तो इसका मतलब है कि उस समय उस व्यक्ति के पास एक्यूट शॉर्टेज है वाटर की, बहुत कम होता है ये। आगे बढ़ते हैं। तो अब कारण क्या हो सकता है, कारण जानते हैं। तो देखो, कारणों को समझने के लिए हम दो सिनारियोस के यूज कर सकते हैं। अब ये सिनारियो हमने इसलिए यूज किए ताकि हम एकदम अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा सके कि अगर क्या हो कि ऐसा हो, कि अगर क्या हो कि वैसा हो। तो इस चीज को समझते हैं हम फर्स्ट सिनारियो और सेकंड सिनारियो से। फर्स्ट सिनारियो कुछ ऐसा है कि एक एरिया और रीजन की बात की जा रही है जिसके पास एम्पल वाटर रिसोर्सेस है, बहुत सारा वाटर रिसोर्सेस है, उसके बावजूद भी वाटर स्कार्सिटी को वो फेस कर रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे घर में बहुत सारा पानी हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हम सारे वाटर को एक फैमिली ही यूज कर पाए, क्योंकि हमारे वाटर को यूज करने के लिए हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हैं आके। तो इसको समझते हैं कि एक एरिया के पास पानी तो बहुत सारा है, पर उसके बावजूद भी वो वाटर स्कार्सिटी को फेस करता है। कारण नंबर पहला कारण ये है कि हम धीरे धीरे देखते आ रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। इंडिया की स्पेसिफिक बात करें तो इंडिया कुछ अलग थोड़ी है, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। इससे होता यह है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है कि उसे ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। पहले 10 बंदों को पानी चाहिए था, अब 100 बंदों को पानी चाहिए। जनरल टर्म्स है ना, पानी तो सबको चाहिए। आगे चलते हैं। अब बंदों की डिमांड पानी तक तो खत्म होती नहीं है, वो कहते हैं कि पानी चाहिए, पानी के साथ साथ फूड भी चाहिए, खाना भी तो चाहिए, जिएंगे कैसे? तो पानी के साथ उन्हें फूड भी अवेलेबल करवा दिया। अब वो फूड भी अवेलेबल कराया, पर फूड अवेलेबल कराने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एग्रीकल्चर की, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर तो फूड मिलेगा कहां से? तो एग्रीकल्चर का भी हम देखते हैं। अब एग्रीकल्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो खुद के लैंड के ऊपर अपने वेल्स और ट्यूबवेल्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये वेल्स और ट्यूबवेल्स, जैसा कि आपने कुछ टेलीविजन के अंदर
कुछ सीरियल्स के अंदर देखा होगा ना कि वो मक्के के बड़े बड़े खेत दिखाते हैं, सरसों का साग दिखाते हैं, और फिर एक है ना, एक मोटर लगाया हुआ होता है, उससे लगातार पानी गिर रहा होता है, ट्यूबवेल्स वगैरह। तो यही सारी चीजों के कारण हम देखते हैं कि फार्मर्स जो है ना वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पर वो तो अपने ही लैंड से पानी निकाल रहे हैं, तो वाटर एक्सप्लॉइट कैसे हुआ? वो लोग क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर निकालते हैं, ग्राउंड वाटर को सक करके बाहर निकालते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो ग्राउंड वाटर होते हैं लेवल्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, और फ्यूचर के लिए उनके पास कोई पानी फिर बचता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है ना वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। तो जब एक उसकी लिमिट आ जाएगी, खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वो लोग क्या करेंगे? साथ ही हम बात करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हमारी सोसाइटी के दो हिस्से हम देख चुके हैं, एक गरीब है, एक अमीर है। अमीर कुछ भी बाय कर सकता है, गरीब ऐसा नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है ना, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को सेटअप करना बहुत जरूरी लगता है। तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, हमारे देश के लीडर्स बोलते हैं कि अब हमें इंडस्ट्रीज को सेटअप करना होगा। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हम करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करी जाती है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस उसके अंदर इन्वेस्ट किए जाते हैं। अब जब कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है ना, तो इंडस्ट्रीज के साथ आता है अर्बन सेंटर, अर्बनाइजेशन भी आना शुरू हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमारे सामने आता है अर्बनाइजेशन। आप जानते हैं इंडस्ट्रीज को वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि जो मशीनें हैं उनको ठंडा रखा जा सके। तो पहला यूज ये, दूसरे और कई सारे यूजेस होते हैं, इसके बारे में अभी हम ज्यादा जानेंगे नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब समझ लो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को पानी की जरूरत। अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर्स बनते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, वही कहानी है। आगे बात करते हैं कि जब अर्बनाइजेशन आ चुका है तो लोगों के पास आ जाता है पैसा, और पैसे का मिसयूज करना हम ह्यूमन से ज्यादा अच्छा तो कोई जानता ही नहीं है। हम यूज करते हैं अर्बन लाइफस्टाइल को, हमारा एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है अर्बन लाइफस्टाइल का। देखा होगा ना, विलेजेस में रहने वाले जो लोग होते हैं बड़े ही सादा, बड़े ही सिंपल होते हैं, और अगर सिटीज की बात करें तो बड़े ही तेज होते हैं, बड़े ही एकदम होते हैं ना, सेल्फिश नेचर के होते हैं। तो अर्बन लाइफस्टाइल वो उनके अंदर आ जाती है। अर्बन लाइफस्टाइल कहती है कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को सेल्फ के लिए यूज करना है, किसी के लिए बचाना नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सेल्फिश नेचर आ जाता है। आगे बात करते हैं कि चलो इंडस्ट्रीज तो सेटअप हो गई, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट भी हमने देख ली, पर इंडस्ट्रीज को रन भी तो कराना होगा, और इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए जरूरत पड़ती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब हम क्या करते हैं, पानी से बिजली बनाते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात की जाए तो 22% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। तो यह भी एक कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, जो हमें अर्बन सेंटर्स के आसपास में हाउसिंग सोसाइटीज दिख रही है, ये हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज क्या करती है कि अपने ही लैंड के ऊपर रहना मोटर्स वगैरह लगा लेती है, वेल्स वगैरह निकाल देते हैं, जिससे वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो खत्म होने लग जाता है, क्योंकि वो तो कैसा था, वो तो लिमिटेड था। तो चलो ये तो था फर्स्ट सिनेरियो, और ये इस फर्स्ट सिनेरियो की कहानी यही खत्म होती है। दूसरा सेकंड सिनेरियो यहां से शुरू होता है। सेकंड सिनेरियो कुछ वैसा ही मिलता जुलता है, पर उसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। Water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area is still suffers from the water scarcity। एक एरिया है जिसके पास वाटर अवेलेबल तो है, जिससे उन सभी लोगों की नीड पूरी हो सके, पर उसके बावजूद वो लोग जो है वाटर स्कार्सिटी का सफर कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है? वो पहले वाले कारण भी कारण ही थे, ये वाले कारण भी कारण ही। अब आप पूछोगे कि सर वो वाले कारण लिखे, वो वाले कॉजेस लिखे कि ये वाले लिखे? अरे बच्चों, दोनों ही लिखने हैं, दोनों ही कुछ अलग नहीं है। कहानी वो भी सेम है और ये भी सेम है। अब इस सेम कहानी के अंदर एक नया जो हमें इंग्रेडिएंट दिख रहा है वो यही है, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। उन सभी के अंदर इसको ऐड कर दो, बस कहानी इतनी है, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं ना, हम हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, डोमेस्टिक यूजेस के अंदर हम कई टाइप के केमिकल्स को यूज करने लगे हैं। हम हमारे एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स को यूज करने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराया जा सके। इन सब का रिजल्ट ये आता है कि हमें बहुत ज्यादा वेस्ट देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज से, हमारे एग्रीकल्चर से, हमारे डोमेस्टिक यूजेस से। और ये जो सारी चीजें होती है, सारा जो वेस्ट है ना, ये चला जाता है रिवर सिस्टम के अंदर, ये हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, और ये ग्राउंड वाटर और रिवर को गंदा करना लग जाता है, पॉल्यूट करने लग जाता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर आर पॉल्यूटेंट्स। क्या है? ये सारे पॉल्यूटेंट्स है। ओके, ये पॉल्यूट करने लग जाते हैं पूरे के पूरे वाटर को। पर अब कहानी आती है वापस से कि चलो ये तो हमने दुखद कहानियां देख ली, वाटर स्कैर्सिटी समझ गए हैं, अब ये वाटर स्कैर्सिटी हो तो गई, पर अब इससे बचा कैसे जाए, इससे मतलब निकला कैसे जा सकता है? तो इससे निकलने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, नाम से कुछ अलग ही, बड़ा ही काली शक्तियों वाला लग रहा है, ये है क्या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट? तो चलो समझते हैं। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट की कहानी हम समझेंगे, पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा एंशिएंट इंडिया है ना,
एंशिएंट इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी नॉलेज का यूज किया है और तरीके से है ना वाटर को कंजर्व करने के नए नए जुगाड़ लगा लिए हैं। उन जुगाड़ों में से हम कई सारे जुगाड़ की बात कर लेते हैं जो वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज किए गए थे, ताकि उस टाइम पीरियड में उन लोगों को वाटर स्कैरसिटी ना हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला एक जुगाड़ देखा गया था फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर। उससे भी पहले की बात करें, श्रीगंगापुरा के अंदर श्रीगंगापुरा जो भी है, इस पुरा के अंदर देखा गया कि एक अच्छा चैनलिंग सिस्टम बनाया गया जिससे जो रिवर गंगा थी ना, उससे जितना भी फ्लड का पानी आता था उसे अच्छी तरीके से हार्वेस्ट करा जा सके। सेकंड सिस्टम हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पहले हुआ करते थे, उसके टाइम पीरियड में भी हम वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचने लग गए थे। आगे हम देखते हैं एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कलिंगा उड़ीसा के अंदर, नागार्जुन कोंडा के अंदर, बैनूर के अंदर, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर भी, जो बताते हैं कि हम हार्वेस्टिंग को लेकर तो पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि हाँ, हमें तो पानी को बचाना ही होगा, पानी को हार्वेस्ट करना होगा। एक हम देखते हैं 11वीं सेंचुरी के अंदर भोपाल लेक। ये एक ऐसी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है अपनी ही तरीके की, जो हमें एक बताती है कि हमारे उस समय में लोग किस तरीके से वाटर को हार्वेस्ट कर सकते थे। एक लास्ट एग्जांपल हमने 14वीं सेंचुरी का लिया है, जिसके अंदर हम देखते हैं जो इल्तुतमिश था ना, उसने हौज खास नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक तालाब बनाया था, और इस तालाब का जो यूज है ना वो कराया जाता था पानी को कंजर्व करने के लिए, वाटर कंजर्व के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए। ओके, अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर इक्वल टू इसके डैम्स। मतलब क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं ना डैम्स। अब जो ये डैम्स होते क्या है? What are dams and how do they help us in conserving and water management? अब देखते हैं कि वाटर को मैनेज करने के लिए और साथ ही हमारे कंजर्वेशन के लिए हम किस तरीके से डैम्स का यूज करते हैं। तो देखो, डैम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पानी को रोके रखता है एक जगह के ऊपर। तो देखो, लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। हम क्या करते हैं, रिवर वगैरह का जो पानी होता है उसका फ्लो यहाँ पे जाने वाला था, अब क्या कर दिया हमने, यहाँ पे बना दिया एक डैम। अब डैम के उस साइड भी पानी, इस साइड भी पानी, ये पानी खत्म हो जाएगा, ये पानी यहीं पे रह जाएगा। तो ये एक वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका होता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग के इस तरीके को हम कहते हैं डैम्स। अब जो डैम्स थे ना, वो पहले के टाइम में अलग तरीके से बनाए जाते थे, अभी के टाइम में अलग तरीके और पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। पहले के टाइम में जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल डैम्स की, तो ट्रेडिशनल डैम्स जो थे वो सिर्फ दो पर्पसेस के लिए बनाए जाते थे, एक तो ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए, ताकि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो हो सके अच्छे से। ये दो मेन कारण रहा करते थे। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो हमने सोचा कि अरे इतने से ही यूजेस, इतने से ही पर्पस और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो इसके लिए हम लेके आते हैं मॉडर्न डैम्स को। अब ये जो मॉडर्न डैम्स आते हैं ना, इनके कई सारे यूजेस होते हैं। देखें तो चलो देखते हैं। इन मॉडर्न डैम्स के यूज थे कि ये इरिगेशन के लिए भी यूज आ सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज आ सकते थे, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज हो सकते थे, फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी हो सकते थे, रिक्रिएशनल सिस्टम के लिए भी हो सकते थे, इनलैंड नेविगेशन के लिए भी इनका यूज हो सकता था, साथ ही साथ फिश ब्रीडिंग के लिए भी इन मॉडर्न डैम्स का यूज हो सकता था। मतलब डैम एक है पर उसके पर्पसेस बहुत सारे हैं। तो इसी को तो कहते हैं बच्चों मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जो थे उन्हीं को ही हम डैम्स कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपर्पज कहां बनते हैं? रिवर्स के ऊपर बनते हैं, मतलब रिवर्स का पानी हमें रोकना होता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है सतलुज ब्यास रिवर के ऊपर बना हुआ हमारा भाखरा नागल प्रोजेक्ट। भाखरा नागल प्रोजेक्ट जो है वो हमें बताता है किस तरीके से जो डैम है ना वो मल्टीपर्पसेस को फुलफिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करा देगा, ब्रीडिंग, फिश ब्रीडिंग भी वहां पे हो जाएगी आराम से, वहां पे हमारा जितना भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज होगी उनको भी अच्छे से पानी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर जो है वो भी अच्छे से फ्लरिश हो जाएगा। एक सेकंड हम प्रोजेक्ट देखते हैं हीराकुंड प्रोजेक्ट, जो कि हमें महानदी बेसिन में देखने को मिलता है। उसकी फोटो ये रही। अब इतने सारे यूजेस को देखते हुए हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ उसमें हमारे लीडर्स ने सोचा कि क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करें, ताकि हमारे एक ही प्रोजेक्ट के साथ कई सारे पर्पसेस फुलफिल हो सके। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश किए जाने लगे। पर इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट्स को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को कह देते हैं द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या कहते हैं? द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। कि अगर अभी के समय में इस मॉडर्न इंडिया का अगर कोई टेम्पल होगा ना, तो वो क्या होगा? वो होगा सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बढ़ाई तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, पर अब कुछ बुराइयां भी कर लेते हैं।
देखो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के फायदे बहुत सारे हैं, पर जहां पे फायदे होते हैं वहां पे नुकसान भी हमेशा होते हैं। तो नुकसानों की बात करते हैं, अपोजिशन की बात करते हैं, क्यों आखिर इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अब बहुत ज्यादा अपोजिशन किया जा रहा है। पहला कारण हमारे सामने आता है कि जो रिवर्स के ऊपर हम इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को बनाते हैं ना, ये देखो रिवर जा रही थी, रिवर के ऊपर हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया। अब इससे क्या होगा ना कि रिवर का जो नेचुरल फ्लो था ना, वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। वो नेचुरल जो उसका फ्लो हो रहा था अब वो नहीं हो पाएगा। पहला तो इफेक्ट ये। दूसरा हम देखते हैं पुअर सेडिमेंट फ्लो। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? देखो, सेडिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी आप किसी भी रिवर के पास गए होंगे तो उसका जो एकदम तला बॉटम होता है ना, वहां पे आपको ये सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं वो की एक्वाटिक लाइफ के लिए। तो वाटर की जो एक्वाटिक जो हम लाइफ देखते हैं उसके लिए सेडिमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो देखो कुछ ऐसा होता है, अब रिवर अगर आगे जा नहीं पा रही है तो इसका जो सेडिमेंट है वो तो यहीं रह गया होगा, जो सेडिमेंट है वो तो आगे जाता नहीं, क्योंकि यहां से तो इन गेट से तो सिर्फ और सिर्फ पानी आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं कि एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम। अब ये जो सेडिमेंट है वो इस डैम के कारण आगे जा नहीं पाते, तो इससे होता यह है कि ये जो डैम बना है ना उसके उस साइड में ही सारा सेडिमेंट नीचे बैठना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं कि अब सेडिमेंटेशन तो हो चुका है, अब इसी के साथ जो वहां पे मतलब अगर इसके आसपास में अगर कोई वेजिटेशन होता, इसके आसपास का जो भी एरिया है वहां पे जितना वेजिटेशन और सॉइल देखने को मिलता है वो भी सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर। क्योंकि पहले जो था ना, पहले इस रिवर का पानी भले ही इतना ही जाया करता होगा, अब जैसे ही हम यहाँ पे डैम लगा देते हैं तो इसका जो पानी था ना वो कहीं ना कहीं फैलना शुरू हो जाता है, अपने रास्ते से यूं फैल जाता है, जिसके कारण जितना भी आसपास का वेजिटेशन होता है, सॉइल होता है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि इतने सारे इनकी नुकसान देखते हुए कई सारे सोशल मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, जिसमें से दो का नाम था, एक है कौन सा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा था ठहरी डैम आंदोलन। ये दो आंदोलन चलाए गए थे। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि जो ये डैम्स बनते हैं ना उसके कारण कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये लोग कौन हो सकते हैं? तो देखो, डैम जहां बन रहा है तो उस डैम के रास्ते में जितने भी लोग आ रहे होंगे उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है कि यहाँ पे तो डैम का पानी आने वाला है, आप यहाँ पे रह नहीं सकते। तो देखा गया कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट किया जाता है लोगों का। अब लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होने के कारण उन लोगों का जो लिवलीहुड था ना वो भी चला जाता है, बड़ा ही नुकसान हो जाता है उन लोगों को, जिसके कारण जो वहां के लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उनको तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता होगा, पर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा नेशन के लिए सफर करना पड़ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही हम इन डैम्स की वगैरह की बात करते हैं तो जिन लैंडलॉर्ड्स के पास लैंड होता है उनके तो चलो बल्ले बल्ले हो जाता है, मजा हो जाता है, पर जिनके पास लैंड नहीं होता है, जिनके पास किसी भी तरीके से अपने आप को वहां रोके रखने की चीज नहीं होती है, तो उनकी जो एक ओवरऑल पॉवर्टी का जो सेशन है ना वो उस समय से स्टार्ट हो जाता है और सोशल गैप जो है वो बढ़ने लग जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कई सारे बेनिफिट्स होते हुए देखते हुए अब जो रिवर जो स्टेट होते हैं ना वो भी आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो सेडिमेंटेशन अभी हम बात कर रहे थे ना, सेडिमेंटेशन की, सेडिमेंटेशन क्या होता है कि धीरे धीरे सेडिमेंट जमा होता रहता है, होता रहता है। एक लेवल से जब सेडिमेंटेशन ऊपर बढ़ जाता है ना तो वैसे ही आसपास के इलाकों में फ्लड आ जाता है। और आपने पढ़ा था कि डैम क्यों बनाए थे? फ्लड कंट्रोल करने के लिए, याद है? यहाँ पे हमने देखा था ना कि जो डैम्स बनाए गए हैं वो किसको कंट्रोल कर सकते हैं? फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, और वही कारण बन रहे हैं फ्लड का। आगे बात करते हैं सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल एंड द लैंड डिग्रेडेशन। होता ये है ना कि एक एक्सेसिव वाटर जब किसी लैंड को मिलता है तो वो कैसे हो जाती है? सैलिनाइज हो जाती है, जैसा कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही है। आगे बात करते हैं कि सैलिनाइज होने के कारण वो जो लैंड है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरा जो हमारा डैम सिस्टम था, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, इसका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे इस नुकसान को कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारे सामने आता है एक नया मेथड जिसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो मेथड था ना वो कुछ अलग था। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स और डैम से कुछ अलग तरीके से यूज हो रहा था। किस तरीके से? तो चलो देखते हैं। हम क्या करेंगे, अब हम जो रेन का वाटर होगा ना उसे हम स्टोर कर लेंगे, उसे हम यूज कर लेंगे। किस किस तरीके से हम यूज करेंगे वो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्ट करने का तरीका एक नहीं कई सारे होते हैं। तो चलो देखते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो है पहले से ही कई सारे नॉलेजेबल बंदे रहे हैं, उनको पता है कि उनकी ज्योग्राफी कैसी है, बारिश कितनी होती है और ओवरऑल जो एनवायरमेंट है वो कैसा है। उसको देखते हुए भी हर एक ज्योग्राफिकल लैंड के पास अपना एक अलग सिस्टम था
रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। आगे देखते हैं, पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजम्स एंड सॉइल टाइप्स एंड डेवलप वाइड रेंजिंग ऑफ टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर। क्या क्या कर सकते थे वो? रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते थे, ग्राउंड वाटर को कर सकते थे, रिवर वाटर को कर सकते थे, फ्लड वाटर को कर सकते थे। और वो करते कैसे थे? वो लोकल इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए, वहां पे कितनी बारिश होती है, वहां की सॉइल कैसी है, इन सभी को देखते हुए वो हमारे उस समय के टेक्निक्स को यूज किया करते थे। तो चलो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स को, या हम कहते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो पहला हमारे सामने सिस्टम आता है चैनल लाइक गुल्स एंड कोल्स, जो कि हमें वेस्टर्न हिमालय के अंदर देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज वालों ने सोचा कि देखो पानी बहुत सारा आ रहा है, पर इस पानी को हमें चैनलाइज करना होगा ताकि हम इरिगेशन करने के लिए या फिर हमारे लैंड तक पानी को लाने के लिए हम वहां से क्या कर पाए? चैनल्स को ला पाए। अब चैनल्स जैसे ही आ जाती है तो देखा जाता है कि जो रिवर जा रही है, एकदम सीधा सीधा जो भी रिवर जा रही है, देखो एक बार अपन रिवर वाला सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, रिवर वाला सिस्टम देखते हैं। जैसे रिवर सीधा सीधा जा रही है, अब रिवर से यहाँ हम चैनल लगा देंगे। जैसे ही इस रिवर के अंदर फ्लड आएगा, पानी ज्यादा आ जाएगा, वो पानी इस चैनल के अंदर आ जाएगा। तो ये सिस्टम जो है हमें देखने को मिलता है गुल्स एंड कुल्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ ऐसा होता है, रूफटॉप मतलब छत के ऊपर से पानी को स्टोर करके इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पे है ना नीचे अंडरग्राउंड वाटर के अंदर भेज दिया जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ टैंक वैंक भी बना दिया जाए और इस वाटर को हार्वेस्ट कर लिया जाए। तो ये मेथड है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला सिस्टम हमें फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, जहां पे हमने देखा कि वहां पे इंडुएशन चैनल्स को बनाया जाता है। अब ये जो इंडुएशन जो चैनल्स थी ना, उनका काम ये था कि जो भी फ्लड का पानी आ रहा है, उस फ्लड के पानी को ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर ले। कैसे यूज कर ले? जैसे ही फ्लड आएगा तो हम उसे हमारे यहाँ पे हमारे इरिगेशन के लिए हम उसको यूज कर लेंगे, चैनल्स वगैरह बना देंगे, डायरेक्ट उस पानी को हम यूज कर लेंगे। आगे हम देखते हैं खाड़िल्स और जोहड़ का एक सिस्टम जैसलमेर साइड में राजस्थान में यूज किया जाता है। जो हमारा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी वो भी राजस्थान में ही कराई जाती है, साथ ही जोहड़ और खाड़िल्स भी वहीं करवाई जाती है। जोहड़ कुछ दिखने में ऐसा होता है, हम कह सकते हैं कि एक तालाब जैसा स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं, एक सिस्टम और भी है जिसको हम कहते हैं टाका सिस्टम। राजस्थान में टाका बनाया जाता है। टाका क्या होता है? एक रूम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है। तो सीधा तरीका है राजस्थान को पानी के साथ पानी को डील करने का, क्योंकि राजस्थानी के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पानी की ही तो है। एक और मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में। अब बॉम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है कुछ दिखने में तो कुछ ऐसा होता है, बाम्बूज वगैरह का यूज करके वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है और ये कराया जा रहा है मेघालय के अंदर, वो भी पिछले 200 सालों से। मतलब ये टेक्निक जो है वहां के लोगों को 200 साल पहले से ही पता थी कि रेन वाटर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन घूमने के लिए तो नहीं है, कमेंट करने के लिए तो कमेंट कर दो कोई अच्छा सा। और अगर स्कोर शाला की पूरी टीम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आप स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।